कैलेंडर को थोड़ा, बल्कि थोड़े से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा पीछे पलट देते हैं। तारीख 26 अक्टूबर साल 1979। ब्लू हाउस, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक घर। उस रोज इस इमारत में 4 खास लोग बैठे थे। कोरियन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हेडक्वार्टर था इस इमारत में। ये 4 लोग कौन थे? डायरेक्टर किम जे क्यू, राष्ट्रपति के चीफ बॉडीगार्ड चा जी चुल, ब्लू हाउस के चीफ सेक्रेटरी किम जी वान और तत्कालीन राष्ट्रपति साउथ कोरिया के पार्क जोंग ही। डिनर का वक्त हो चला था। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के सम्मान में गायन और नृत्य का भी प्रबंध था, पर डिनर के बीच में ही राष्ट्रपति गुस्सा हो गए। खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर से नाराज थे। दरअसल राष्ट्रपति के खिलाफ साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे और राष्ट्रपति का गुस्सा इस बात पर था कि खुफिया एजेंसी इन प्रदर्शनों का अनुमान लगाने में नाकाम रही। अब इसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। चीफ बॉडीगार्ड ने बीच में आकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी किम जे क्यू ने बंदूक निकाल ली। जब राष्ट्रपति ने बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो किम ने गोली चला दी। सीधे राष्ट्रपति को गोली लगी धाएं। तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा मर चुके हैं। किम की गोली से चीफ बॉडीगार्ड की भी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद किम ने ब्लू हाउस के बाहर से एक कैब पकड़ी और आराम से चले गए। 4 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब राष्ट्रपति का कत्ल हुआ तो हंगामा तय था, हुआ भी, लेकिन वो हुआ सत्ता के टॉप जोन में, पिरामिड में सबसे ऊपर जो लोग बैठे थे। जो आम लोग थे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उनकी सरकार से विरक्ति हो जैसे। रूलिंग क्लास में क्या हो रहा था? अफवाहें तैर रही थी, मसलन ये विदेशी साजिश है या तख्ता पलट की कोशिश। पर ये सारे अनुमान बाद में गलत साबित हुए। जांच में बात सामने आई कि हत्या का कारण क्षणिक गुस्सा था, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। पार्क चोंग ही की हत्या की जांच करने वाले अफसर का नाम था चोन डू हान। चोन और पार्क का रिश्ता 18 साल पुराना था। 1961 में पार्क तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे। तब चोन ने उनकी मदद की थी। इस मदद के बदले चोन को पार्क के करीबियों में जगह भी मिली थी। जब चोन को राष्ट्रपति की हत्या की जांच का जिम्मा मिला तो उनके मन में एक कुटिल प्लान बना। जांच के दौरान उन्होंने अपनी गोटी सेट की, अपने चहेते अफसरों को अपने साथ लिया और फिर दिसंबर 1979 में मार्शल लॉ कमांडर जनरल जोंग सोंगह्वा को गिरफ्तार कर लिया। सोंगह्वा को पानी में तब तक डुबोकर रखा गया जब तक कि उन्होंने राष्ट्रपति की हत्या में शामिल होने का आरोप कबूल नहीं लिया। इसके बाद सेना की टुकड़ी राजधानी सियोल की तरफ बढ़ी और उसने आसानी से तख्ता पलट कर दिया। चोन डू ह्वान ने साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का आदेश दिया। संसद और यूनिवर्सिटीज पर ताला लग चुका था। विपक्षी नेता भी जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन अब जनता चुप नहीं बैठी। लोगों के मन में लंबे समय से विरोध कुलबुला रहा था। मई 1980 में ग्वांगजू में लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथ में डू ह्वान कुर्सी छोड़ो और तानाशाही मुर्दाबाद की तख्तियां थीं। लोग दरअसल इस मिलिट्री रूल से आजिज आ चुके थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन से हथियार तक लूट लिए थे। 1 हफ्ते तक ये गुरिल्ला किस्म की मुठभेड़ चलती रही, पर सरकार ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने सेना उतार दी, आदेश दिया विरोध को कुचल दो। सेना ने वही किया। जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा चुके थे। सरकारी आंकड़े में ये 200 के करीब संख्या थी, पर स्वतंत्र रिपोर्ट्स में दावा है कि 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना को ग्वांगजू मैसेकर के नाम से जाना जाता है। चोन की मिलिट्री हुंटा ने इसके बाद एक और कांड किया। विपक्षी नेता किम डी जोंग को मौत की सजा सुनाई। डी जोंग पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का झूठा आरोप लगाया गया। बाद में हालांकि उनकी सजा कम कर दी गई। पर चोन का कार्यकाल सिर्फ दमन तक सीमित नहीं था। उनके शासन में साउथ कोरिया एक गरीब मुल्क से एशियन टाइगर के सफर तक भी पहुंचा। साउथ कोरिया इस दौरान सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में आया। उसकी सरकार में सियोल को ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भी मिली, लेकिन उसके गुनाह उसकी उपलब्धियों पर भारी पड़े। 1987 में उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और आखिरकार उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि जाते जाते उसने अपने दोस्त और करीबी को उत्तराधिकारी चुना। 1993 में उसके करीबी रो तुवू सत्ता से हट गए। फिर चोन और रो पर अदालती कार्रवाई शुरू हुई। 96 में उन्हें तख्ता पलट और ग्वांगजू नरसंहार के लिए सजा सुनाई गई। चोन को सजाए मौत और रो को 22 साल जेल। ट्रायल के दौरान चोन ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। कहा जरूरत पड़ी तो आज भी वही उपाय अपनाऊंगा। फिर 1998 में साउथ कोरिया में सरकार बदली। चोन के पुराने विरोधी किम डी जोंग राष्ट्रपति, वो भी बदल गए। उन्होंने ग्वांगजू प्रोटेस्ट में लोगों को उकसाने के लिए मौत की सज़ा दी गई थी, पर बाद में उनकी सज़ा कम कर दी गई। डी जोंग ने राष्ट्रपति बनते ही चोन को माफ़ी दे दी। उनका कहना था ये राष्ट्र की शांति और एकता के लिए ज़रूरी था। चोन ने बाकी की ज़िंदगी गुमनामी में गुजारी। बीच बीच में कभी संपत्ति, कभी बयान
किसी और चीज़ को लेकर आते रहे और हंगामे भी होते रहे। पर 22 नवंबर 2021 को चोन के बारे में एक आखिरी खबर आई, शायद आखिरी। वो अपने बाथरूम में फिसल गए, अस्पताल ले जाया गया और उन्हें ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जब वो मरे तो उनकी विरासत की यादें ताज़ा हो गई। किस तरह से याद रखा जाए, इसको लेकर बहस भी चल रही साउथ कोरिया में। न्यायोचित यही होगा कि ये तय करने की जिम्मेदारी चोन के आतंक से पीड़ित लोगों और उनके परिवार पर छोड़ दी जाए।